हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपनी 6 क्लास के एनसीईआरटी कर रहे हैं, उसमें हमने 5th चैप्टर तक पढ़ लिया। ये हमारा 6th चैप्टर है। तो अब हमें पढ़ना है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। क्योंकि हमें पता है गांव बन गए, तो अब जब गांव बन गए, शहर बन गए, तो अब कोई राजा चाहिए जो उस पर शासन करे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि राजा कैसे बनते थे और वो लोग क्या करते थे, एक प्राचीन गणराज्य कैसे बना और उनका राज्य कैसा होता था। ठीक है, ये सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो कुछ लोग शासक बने। कैसे बने? लगभग 3,000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। तो ये लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े यज्ञ करते थे। जो अपने आप को शक्तिशाली राजा मानते थे वो यज्ञ करवाते थे। वो यज्ञ क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ क्या था? ये राजा चुनने की विधि में एक बदलाव था। जो व्यक्ति राजा बनना चाहता था उसे अपने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बड़े अनुष्ठान कराने पड़ते थे। ऐसा राजा अक्सर दूसरे राजाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करता था। तो अश्वमेध यज्ञ कैसा आयोजन था? इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। छोड़ दिया जाता था आसपास के इलाकों में। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने पर लड़ाई करनी पड़ती थी। तो क्या था कि यदि इस जो ये घोड़ा था इसे आसपास के इलाके में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। यदि किसी दूसरे राजा के इलाके में घोड़ा मतलब किसी बिना रोक टोक के निकल गया तो ये समझा जाता था कि दूसरे राजा को यज्ञ करवाने वाले राजा का आधिपत्य स्वीकार है। यदि कोई उस घोड़े का रास्ता रोक लेता था तो राजा से युद्ध करना पड़ता था उसको। ठीक है, युद्ध में जो जीतता था उसे सबसे शक्तिशाली राजा मान लिया जाता था। तो अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया, इसका मतलब यह है कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशेष पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता। अब ये पुरोहित क्या होते हैं? पुरोहित होते हैं जो यज्ञ करवाते थे। ठीक है, तो पुरोहित होते हैं जो यज्ञ करवाते थे। यज्ञ का कार्य पुरोहित करवाता था। यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे, जिसमें पुरुष, स्त्री, महिलाएं सब सहभागिता होती थी। इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का एक मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। वैश्य से अपेक्षा की जाती थी कि राजा के लिए उपहार लाए। और शूद्रों को यज्ञ में शामिल नहीं हुआ जाता। शूद्र वो थे जो बहुत ही उनको नीचे कैटेगरी में रखा गया, तो उनको तो यज्ञ वगैरह में शामिल नहीं होने दिया जाता था। इनको ये लोग छुआछूत मानते थे। और जो ये विष थे ये आम नागरिक थे। ठीक है, जो राजा के लिए उपहार लाते थे। अब वर्ण क्या है? इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ठीक है, हमने जैसे पहले पढ़ा ग्रंथ रचे गए। वेद जो थे हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, अन्य ग्रंथ जो भी थे, तो इस उत्तर भारत में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। तो ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ऋग्वेद तो पहले लिख लिया गया था। उसके बाद जो भी लिखेगा उसे उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद ये अन्य आ जाते हैं 3। ठीक है, पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उन्हें संपादन कराने की विधियाँ बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय राजा कई समूह थे जिन्हें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। उस समय समाज में कई समूह थे। समूह मतलब कि जैसे पुरोहितों का अलग समूह था जो युद्ध करते थे, योद्धाओं का अलग था, कृषक का अलग था जो खेती करते थे, पशुपालकों का अलग था, व्यापारियों का अलग था, शिल्पकार का अलग था। तो ये हर किसी के अलग अलग समूह थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे और वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार ये सब जो थे वो निर्धन थे।
पुरोहितों ने उन लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? पुरोहितों ने 4 वर्गों में जिन्हें लोगों को विभाजित कर दिया उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मण का था। उनका काम वेदों का अध्ययन करना था। वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा शासकों का था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे पर विश्व या वैश्य देश में कृषक पशुपालक जो आम लोग थे वो थे। ठीक है। क्षत्रिय या वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। अंतिम स्थान जो था शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्गों में सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने के अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान को ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों ने अछूत माना। छूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक भी शामिल थे। ठीक है। तो साथ ही इनमें वे लोग आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने के लिए काम करते थे। इन लोगों को संपर्क में आना वो लोग अपवित्र मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण नहीं मानते थे। तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई। कुछ लोग तो इस चीज़ को मानते थे कि छुआछूत को मानते थे, लेकिन कुछ लोग ये चीज़ नहीं मानते थे, वर्ण निर्धारण को नहीं मानते थे वो लोग। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानताएं बहुत थीं। यही पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। अब आता है जनपद। तो हमने यहाँ तक देखा कि जो वर्ण थे और लोगों को कैसे उन्होंने विभाजित कर दिया था, बहुत सारी लोगों को विभाजित कर दिया। तो ये एक हमने देखा अश्वमेध यज्ञ करा के राजा बनने की प्रक्रिया जो भी थी। ठीक है। अब हम देखेंगे जनपद। तो अब राजा तो बन गए, अब जनपद क्या होता है? जनपद महायज्ञ को कराने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते हैं। तो हम अभी भी देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे उत्तर प्रदेश में जनपद है, जनपद बोलते हैं हम। ठीक है। तो जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह होती है। तो जो जहाँ लोग बसते हैं उसे जन कहते हैं। जनपद का ये अर्थ होता है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनके प्रमुख हैं। ठीक है। तो ये कुछ जनपद और महाजनपद यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है। अब महाजनपद क्या होता था? महाजनपद, तो हमने देखा कि जैसे जनपद थे वहाँ वो लोग क्या करते थे, उनका शाब्दिक अर्थ हमने देखा कि जन और पद से मिलकर बना है। इसका मतलब वह स्थान जहाँ लोगों ने अपने पैर रखे और बस गए। अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक करवाने के बाद क्या होता था, एक राजा किसी जनपद का राजा बन जाता था। जो हम वो यज्ञ होता था अश्वमेध यज्ञ, तो उसके बाद जो भी राजा बनता था वो एक जनपद का राजा बन जाता था। आज भी हमारे उत्तर प्रदेश को ज़िले को जनपद कहा जाता है। जितने भी ज़िले हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जनपद। आप लोगों ने भी सुना होगा। जनपद का आकार बड़ा होता है, लेकिन क्या होता है, यहाँ भी लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी पालते थे। जनपद में कई लोग फसल उगाते थे, मतलब बहुत सारे काम करते थे। तो वही सब है, जनपद यहाँ समझ आता है। उसके बाद महाजनपद क्या होता था? महाजनपद जो है वो, उसमें जनपद लगभग, ये जो महाजनपद था लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। तो जो जनपद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए तो उनको ही हमने महाजनपद कह दिया। ठीक है। ठीक है। महाजनपद प्राचीन भारत के राज्य प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। बौद्ध पुस्तक आगुन्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जितने भी महाजनपद थे उसकी एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी कर दी गई, मतलब कि उन्हें किले जैसे बना दिया गया। किले क्या होते हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े वहाँ पे बहुत
सुरक्षा की जाती, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची दीवारें बन गई। ऐसा लगता था कि अन्य लोग राजा पर आक्रमण करने के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया करते थे। ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र का नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी। लाखों की संख्या में ईंटों और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। अब राजा सेना रखने लग गए थे, ठीक है। सिपाहियों की नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। वहाँ जनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखने लगे थे, ठीक है। अब जब सेना होगी तो ये लोग अब कर भी वसूलने लगे थे। इन्होंने किले बनाना सीख लिया, इन्होंने किले बनवाने लग गए अपने नगर में ये लोग, ठीक है। अब ये लोग कर भी वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे ये लोग, तो इनके लिए उन कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहारों पर भी निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। तो पहले क्या होता था, लोग उपहार लेकर आते थे इनके लिए, लेकिन अब ये लोग कर वसूलने लगे थे नियमित रूप से। फसलों पर लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे कर जो थे सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग जो थे कृषि ही करते थे, कृषक थे। प्रायः उपज के 1/6वां हिस्से के रूप में निर्धारित किया गया था कर जो देते थे लोग, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगर के ऊपर भी कर लगाया जाता था, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाया जाता था। तो जो कारीगर थे उनसे कैसे कर लेते थे, उनका काम ये था कि उन्हें राजा के लिए एक दिन काम करना पड़ता था। तो जैसे एक बुनकर, लोहार और सुनार राजा के लिए 1 महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों और उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने तथा कर देना पड़ता था। आखेट को संग्राहकों को जंगल की वस्तु देनी होती थी, ठीक है। अब कृषि में परिवर्तन क्या हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। अब लोहे के फाल, अब हल जो थे हमारे वो लोहे के बन गए थे। कठोर जमीन की लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल आसानी से जोता जाता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई थी। दूसरे लोग धान के पौधों का रोपण शुरू किया था, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान के पौध तैयार कर रोपण किया जाता था। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रहते थे, इसलिए पैदावार अब ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। और कामतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी और भूमिहीन मजदूर करते थे, ठीक है। तो कृषि के बारे में इतना ही। अब हमने देखा जो 16 महाजनपद थे उसमें से मगध बहुत ही शक्तिशाली जनपद था एक, ठीक है। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। तो 200 सालों के भीतर ही ये एक बहुत बड़ा महाजनपद बन गया था। जनपद नहीं, ये महाजनपद बन गया था, ठीक है। सोन, गंगा और सोन जैसी नदियों से मगध से होकर बहती थी। जो गंगा और सोन नदियाँ थी वो मगध से होकर बहती थी। और यातायात, जल वितरण जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा था, तो यहाँ से इन लोगों को लकड़ियाँ, हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित करना सेना के काम में लाया जाता था। तो यहाँ की जो ज़मीन थी बहुत ही उपजाऊ थी, तो ये इन लोगों के लिए बहुत लकड़ियाँ इन्हें मिल जाती थी, हाथी मिल जाते थे अपनी सेना में ले जाने के लिए। जंगल था, इस वजह से यहाँ से मिल जाते थे, और नदी की वजह से जल भी आसानी से मिल जाता था। तो ये सब यहाँ होता था, इस वजह से ये एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। बिंबिसार और अजातशत्रु। तो मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक थे, बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते थे, ठीक है। तो ये मगध के 2 शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए, तरीके अपनाए, सब कुछ किया, ठीक है। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो बिहार में जो राजगृह है, जो आज राजगीर के नाम से हम जानते हैं, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में यहाँ की राजधानी क्या होगी, पाटलिपुत्र, जो आज की पटना, जो कि आज हम पटना के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो मगध था बाद
तो इस तरह जो इसकी राजधानी जो पाटलिपुत्र हो गई। इसके बाद मगध एक शक्तिशाली राज बन गया था। उसके नज़दीकी एक और राज था जिसे हम वज्जी कहते हैं, वज्जी, ठीक है, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार में थी। यहाँ एक अलग किस्म के शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। तो गढ़ क्या था? गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों व समूहों के लिए किया जाता है। जब बहुत सदस्य जहाँ पर थे या एक समूह होता था उसको हम गढ़ कहते थे। तो शासन व्यवस्था जो थी इसकी, जिसे हम गढ़ कह रहे हैं या संघ कह रहे हैं, संघ होता था मतलब सभा का आयोजन करना। तो यहाँ पर अलग प्रकार की शासन व्यवस्था थी। गढ़ संघ कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। बहुत सारे व्यक्ति एक साथ ही शासन कर लेते थे तो उसको हम राजा कहते थे। उन सभी को राजा कहते थे। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न कराते थे, ठीक है। यहाँ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं कुछ। लगभग 3000 साल पहले नए शासक बनना शुरू हो गए थे। महाजनपद जो था लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आगमन जो हुआ वो भी 2300 साल पहले। और गढ़ और संघ राज्यों का अंत जो हो गया 1500 साल पहले। गढ़ का शाब्दिक प्रयोग का शब्द का प्रयोग कई सदस्यों और समूह के लिए किया जाता था। संघ जो था अर्थात संगठन और सभा, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।